अपनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बावजूद कोल्ड वॉर के बाद रशियन प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। इस अब्सेंस की एंड हम लोग अरब स्प्रिंग के साथ देखते हैं। दोस्तों, अरब स्प्रिंग 2010 से स्टार्ट हुए एक सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थे जो धीरे धीरे पूरे अरब रीजन में फैल गए और ये इवेंट रशिया और मिडिल ईस्ट रिलेशंस का भी एक पिवट पॉइंट बना। इनिशियली अरब स्प्रिंग के बाद रशियन गवर्नमेंट का एम प्राइमरीली मिडिल ईस्ट में अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन समय के साथ रशिया ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाया है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का पर्पस रशिया के इसी शिफ्ट ऑफ पॉलिसी को समझना है, जिसके कारण कोल्ड वॉर के बाद आज रशिया दोबारा मिडिल ईस्ट में एक रिकॉर्निंग पावर बन के उभरा है। इस डिस्कशन की मदद से हम ये भी देखेंगे कि अपने डोमेस्टिक और एक्सटर्नल चैलेंजेस के बावजूद कैसे रशिया 2015 के बाद की अपनी ये न्यू पॉलिसीज कंटिन्यू करने के मूड में है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, रशिया के अर्लियर फेज ऑफ डिप्लोमेसी में केयरफुली वेड रिएक्शंस और पॉलिटिकल मूव्स हुआ करते थे। इसका एग्जाम्पल हमने तब देखा जब ज़िमे एल अबिदीनी बेन अली की रजीम का ट्यूनीशिया में फॉल हुआ और रशिया ने इंटरवीन करने की जगह सिर्फ ऑब्जर्व करना बेटर समझा। ऑल्दो इजिप्ट के केस में रशिया ने एक्टिवनेस दिखाते हुए न्यू मुस्लिम ब्रदरहुड गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करने की इच्छा जताई है, जिससे होस्नी मुबारक के विड्रॉल के बाद एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक इजिप्ट का राइज हो सके। बहरीन के प्रोटेस्ट और यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह के अगेंस्ट ग्रोइंग ऑपोजिशन को भी रशिया ने इंटरनल मैटर की तरह ही ट्रीट किया, जबकि रशिया एक लॉन्ग टर्म सीरिया एलाई बशर अल असद को UN सैंक्शन और मिलिट्री इंटरवेंशन के अगेंस्ट रशिया को पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। 2015 के बाद रशियन मिडिल ईस्ट पॉलिसीज में एक डायरेक्ट एंगेजमेंट अप्रोच देखा जा सकता है। इस नए अप्रोच की पहली झलक हमने सीरियन सिविल वॉर में रशिया के मिलिट्री इंटरवेंशन के साथ देखी। रशिया का सीरियन वॉर में मिलिट्री इंटरवेंशन असद रजीम और उसके सपोर्टिंग पार्टनर्स जैसे ईरान और हिजबुल्ला के थ्रू वेपन सप्लाईज को प्रिजर्व करने, ऑयल इन्वेस्टमेंट और नेवल एक्सेस के कंटिन्यूस ऑपरेशंस के लिए भी था। जियोपॉलिटिकली भी सीरिया रशिया के ग्रेट पावर स्टेटस के रिटर्न के लिए क्रूशल था। सीरियन वॉर ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को रीशेप किया, बल्कि ये सीरिया ही है जहां रशियन स्टेटस रीस्टैब्लिश हो पाया है। आज सीरियन वॉर की वजह से ही रशिया एक वर्ल्ड क्लास पावर की तरह दुनिया के सामने उभरा है, जो इतनी स्ट्रांग है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिमिलरली काउंटर टेररिज्म, न्यूक्लियर एनर्जी और कॉपरेशन के थ्रू रशिया ने ट्यूनीशिया और लीबिया से अपने रिलेशंस रीबिल्ड कर लिए हैं। जनवरी 2020 में रशिया ने इस डोमेन में अपने इंटरफेरेंस की हाइट तब दिखाई जब लीबियन सिविल वॉर में UN बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड और जेन खलीफा हिफ्टर के फोर्सेस के बीच उसने टॉक्स ब्रोकर किए। रशियन एक्टिविटी को 2019 के रशिया अफ्रीका इकोनॉमिक फोरम में भी देखा जा सकता है, जिसमें इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सीसी के साथ इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक कॉपरेशन स्ट्रेंथन करने की डील हुई थी। इस प्रोसेस में 2015 के बाद रशिया ने अपने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को एक्टिवली इन्वॉल्व किया है, जिसने रशिया के प्रेजेंस को इस रीजन में फर्दर स्ट्रेंथन किया है। एग्जाम्पल के तौर पे रशियन मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ चेचन्या और उसके लीडर रामाजान कादरोव को रशिया का टॉप डिप्लोमेट कहा जाता है, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट। कादरोव ने अपनी पर्सनल अथॉरिटी और गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट की मदद से रशिया के मैसेजेस को दूसरे देशों में पहुंचाया है। इसका इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली सीरिया में विजिबल है। चेचियन लीडर ने इस बात को कंफर्म किया है कि रशियन ट्रूप्स के अमंग एथनिक चेचियन फाइटर की भी एक पुलिस बटालियन रशियन डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनकर सीरिया में डिप्लॉयड है। इसके अलावा तातारस्तान रिपब्लिक के मुस्लिम वर्ल्ड में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से भी रशिया ने गेन्स हासिल किए हैं। तातारस्तान का टैटनेफ्ट, जो रशिया की 5th लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है, इसने लीबिया नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 2005 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत रशियन कंपनी गादामेस बेसिन के प्रोडक्शन में 10.5% शेयर ऑब्टेन करेगी। डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से टैटनेफ्ट लीबिया के हमाडा एरिया में एक्सप्लोरेशन दिसंबर 2019 में शुरू कर पाई। दोस्तों, ततरस्तान का इन्वॉल्वमेंट एक कोइंसिडेंस नहीं है। ततरस्तान कजान समिट का होम लोकेशन है, जो रशिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक के मेंबर स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक टाइज को फर्दर डेवलप करने के लिए एक लीडिंग इंटरनेशनल इवेंट है। इसके साथ ततरस्तान के प्रेसिडेंट रुस्तम मिनीखानोव ग्रुप ऑफ द स्ट्रैटेजिक विजन रशिया इस्लामिक वर्ल्ड के हेड भी हैं। इस ग्रुप ने 2015 से काम करना स्टार्ट किया है और उसका पर्पस रशियन माइनॉरिटीज़ को उसके फॉरेन पॉलिसी में फर्दर इंटीग्रेट करना है।
दोस्तों इन सारे फैक्टर्स ने 2015 के बाद रशियन मिडिल ईस्ट पॉलिसीज को काफ़ी हद तक शेप किया है और रीजन के फ्यूचर पॉलिसीज के लिए भी वाइटल हो सकते हैं। इन फैक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रशियन लीडरशिप। 2020 के रशियन न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ने पुतिन को 2024 तक प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स जीरो करने के पावर्स दे दिए हैं। इस पावर के साथ इस बात की संभावनाएं हैं कि पुतिन शायद 6 इयर्स के 2 और प्रेसिडेंशियल टर्म्स सर्व करेंगे, जिस पे वो अपनी रशियन मिडिल ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं। 2021 के पहले महीनों में सिमिलर पॉलिसीज के कंटिन्यूएशन के साइंस मिलने लगे थे, जब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान ने मॉस्को विजिट किया था। इस विजिट का पर्पस दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज का एक्सचेंज और कोलैबोरेशन था। इसके साथ इस बात को समझते हुए कि दोनों देश वर्ल्ड एनर्जी मार्केट के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, 2020 के ऑयल प्राइस वॉर जैसे चैलेंज को ओवरकम करने के एफर्ट्स पे भी डिस्कशन हुए। इस मीटिंग के 2 हफ्तों के अंदर ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावाद जारिफ ने भी मॉस्को विजिट किया। ट्रेड, इकोनॉमी, एनर्जी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर के साथ बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यू यूनिट्स के कंस्ट्रक्शन पे भी चर्चा हुई। इस मीटिंग के दौरान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे कॉपरेशन का इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट आउटकम रहा। इन सब के साथ रशिया के मिडिल ईस्ट में बढ़ते एंगेजमेंट को अरब कंट्रीज के साथ फ्रिक्वेंटली कंडक्टेड मीटिंग्स में भी देखा जा सकता है। हाल ही के महीनों में रशियन डिप्लोमेट लावरोव ने सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के मोनार्क्स के साथ मीटिंग्स की हैं। अबू धाबी के प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट से मिलने के 1 वीक के अंदर लावरोव लेबनान के हिजबुल्लाह डेलीगेशन से मिले। इसी मीटिंग के कुछ दिनों के बाद इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गाबी अश्केनाजी भी मॉस्को विजिट करते हैं। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऑल्दो इन सारी कंट्रीज के आपस में समवॉट सोज्ड या लिमिटेड रिलेशंस हैं, बट रशिया ने डिप्लोमेटिकली हर एक के साथ सेपरेट एंगेजमेंट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस बैलेंस और कनिंग डिप्लोमेसी के साथ रशिया अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक्टिवली इंगेज रखने के पक्ष में भी नजर आ रहा है। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हुए रशिया के ग्रुप ऑफ द स्ट्रैटेजिक विजन रशिया इस्लामिक वर्ल्ड को अब रशिया 2021 में सऊदी अरेबिया में होस्ट करने वाला है। ऑल्दो रशिया के मिडिल ईस्ट के एक्टिव अप्रोचेस में कुछ चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस में ऑपरेशन एक्टिविस्ट एलेक्सी नवल्नी को जेल भेजने के अगेंस्ट हुए डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी शामिल हैं। हालांकि नवल्नी के होल रशिया में सपोर्ट काफ़ी कम है और इससे रशियन लीडरशिप के चेंज होने की संभावनाएं भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इस बात की उम्मीदें की जा सकती हैं कि नवल्नी की वजह से रशिया को अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाने पड़े, जिससे रशिया की फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो। रशिया के लिए दूसरा डोमेस्टिक चैलेंज है उसकी इकॉनमी। कोविड-19 पैंडेमिक के इम्पैक्ट और ऑयल प्राइसेस के कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन स्पेशली जो 2020 में हुए थे, रशिया की जीडीपी में 4.4% की डेफिसिट होने की संभावना है। बट कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया भर के देशों के मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफर किए हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ रशिया पे नहीं बट मिडिल ईस्ट में उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा पे भी पड़ा है। इस इकोनॉमिक चैलेंज के साथ रशिया के सामने एक और चैलेंज है, एक्सटर्नल एक्टर्स इन द रीजन। इन चैलेंजेस में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी है। दोस्तों, बाइडेन का विजन ट्रेडिशनल यूएस डिप्लोमेसी और मल्टीलेटरलिज्म की ओर टिल्टेड है, जिसके अंडर अमेरिका अपने ग्लोबल रोल को रीसेट करना चाहता है और वो दोबारा एक कोलिशन बिल्डर की तरह काम करेगा। इस विजन के अंडर अमेरिका के लीडरशिप रोल को रीअज्यूम करने की पॉसिबिलिटी भी देखी जा सकती है और यदि ऐसा होता है तो ये रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक चैलेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस खुद को ह्यूमन राइट वैल्यूज का डिफेंडर बताता है, जिसके साथ वो सीरिया, यमन और लीबिया में चलने वाले वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्गर एफर्ट्स लगा सकता है। साथ ही इस बात की उम्मीदें भी हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान न्यूक्लियर डील को रीनेगोशिएट कर ईरान के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। ऑल्दो ईरान के साथ साइन हुए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA में P5+1 स्टेट्स में रशिया भी शामिल है, लेकिन तब भी ये रशिया के लिए एक बड़ा लॉस होगा। इस बात को देखते हुए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पोजीशन ईरान के केस में अभी अनसर्टेन है कंपेयर टू ट्रम्प्स पॉलिसी, जिसमें ट्रंप ने इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ मिलकर एक एंटी ईरान एक्सिस तैयार किया था, रशिया अपने एडवर्सरीज और राइवल्स को कैसे बैलेंस करेगा ये कहना अभी कठिन है। बाइडेन की इजराइल और पैलेस्टीन पॉलिसी को लेकर भी अनसर्टेनिटीज हैं। इससे पहले ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज किया था, साथ ही गोलान हाइट्स पे भी इजरायली क्लेम को रिकॉग्नाइज किया था।
रशिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की न्यू पॉलिसीज को कैसे एड्रेस करता है और इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा वह भी अनसर्टेन है। इन सब के अलावा रशियन इंटरेस्ट को सिर्फ वेस्टर्न पावर्स द्वारा ही चैलेंज नहीं किया जा रहा है। चाइना आज मिडिल ईस्ट में एक दूसरा ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है। चाइना आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और इराक का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। 2017 और 2018 में चाइना और यूएई ने अपने एनर्जी टाइज को फर्दर इन्हांस करते हुए स्टेट ऑयल कंपनीज के थ्रू कई एग्रीमेंट साइन किए थे। इस पीरियड के दौरान चाइनीज नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भी अबू धाबी ऑयल फील्ड्स में $3 बिलियन स्टेक्स लिए थे। इसके रिटर्न में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा चाइना को $1.6 बिलियन वर्थ ऑनशोर ऑफशोर सीस्मिक सर्वे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वहीं सऊदी अरेबिया के जेद्दा सिटी को देश के होली सिटीज मक्का और मदीना से कनेक्ट करने के लिए एक ग्रैंड हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट चाइनीज फर्म्स के कॉपरेशन से स्टार्ट की गई है। दोस्तों, रशिया के मिडिल ईस्ट के टुवर्ड्स अरब स्प्रिंग के बाद की पॉलिसी एक रिमार्केबल चेंज शो करती है, स्पेशली आफ्टर 2015। इस चेंज इन कैरेक्टर का रीजन रशियन लीडरशिप और रशियन हिस्ट्री दोनों है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन अपस्प्रिंग्स ने रशिया के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल दिया है, जिसकी मदद से रशिया इस रीजन में अपने इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन कर सके। इस बात की उम्मीद के साथ कि रशिया अपनी इन पॉलिसीज को आगे भी कंटिन्यू करेगा, इस रास्ते में रशिया के लिए अनेक चैलेंजेस भी हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के करंट ट्रेंड को देखते हुए अनसर्टेनिटीज के और बढ़ने की आशंका है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या रशिया मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभर सकता है या चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज उसे आउटस्टैंड कर देंगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।